अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो आज से हम एटम्स एंड न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं। मगर ये स्टार्ट करने से पहले हम एटम के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में हमें कुछ मालूम होना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कहाँ से शुरू हुआ था ये। तो अगर हम देख लेंगे, सबसे पहले हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हाउ मच वी कैन मेजर। मान लो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो हम कितना मेजर कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट से हम कितना मेजर करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करने से पहले यानी कि एटम एंड न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ लेंगे। क्वेश्चन ये है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हाउ मच वी कैन मेजर। तो एक क्वेश्चन पूछ लेंगे हम खुद से, क्या विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हाउ मच वी कैन मेजर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर ही हम क्लासिकल वर्ल्ड में या जो हमारी क्वांटम वर्ल्ड है या हमारी कॉस्मोलॉजिकल वर्ल्ड है तो कितना हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मास को लेते हैं तो उसे हम मास को मेजर करेंगे हम केजीज में। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हम देख लेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देख लेंगे कि कितना हम मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम लेंथ लेंगे उन मीटर्स में और टाइम लेंगे सेकंड्स में, तो हमारी जो फंडामेंटल तीन क्वांटिटीज है, तो दूसरी लेंगे हम लेंथ, तो उसे मेजर करेंगे हम मीटर्स में, और तीसरा लेंगे हम टाइम, उसे भी मेजर करेंगे हम सेकंड्स में। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, तो पहले हम यहां लिखेंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर हम कितना मेजर कर सकते हैं मास को। तो अगर देखेंगे तो ग्राम तक तो हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर, ना उससे थोड़ा कम भी जा सकते हैं। तो मिनिमम जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना देखेंगे हम, 10⁻⁻⁴ kg। तो ये हमारी मिनिमम लिमिट रहेगी मास की मेजरमेंट, यानी कि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हमने तो इससे बहुत कम मास भी देखे हैं। तो कहां तक देख सकते हैं, अप टू 10⁻⁷ kg। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर हम इतना तो मेजर कर सकते हैं। ये हमारी क्लासिकल वर्ल्ड में आती है, ये मटेरियल्स मतलब जो मास हम देखेंगे ये हमारी क्लासिकल वर्ल्ड में आती है। तो यहां से यहां तक हम मास मेजर कर सकते हैं, यानी कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। मगर अगर हम इससे स्मॉलेस्ट विद इंस्ट्रूमेंट्स, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है 10⁻31 kg मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बट ये इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। तो जो हमारी लार्जेस्ट मास है, मास ऑफ द यूनिवर्स 10⁻52 अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द यूनिवर्स। तो यहां ये मास ऑफ यूनिवर्स। तो ये थी हमारी विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स मास जो हम मेजर कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है 10⁻31 kg। हमने मास अप्रोक्सीमेट ऑफ द मास इज 10⁻52 kg, यहां तक तो हमने मेजर किया है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के यानी कि हमारा जो मकसद है एटम्स एंड न्यूक्लियस पढ़ने का, तो वो हम इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं सबसे पहले स्केल बना रहा हूं कि कहां तक हम विथआउट नेकेड आई या विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हाउ मच वी कैन मेजर। तो अगर हम इसी तरह लेंथ देख लेंगे तो सबसे छोटी लेंथ जो है जो मेजर हम कर सकते हैं वो भी मिलीमीटर या उससे थोड़ी कम मेजर कर सकते हैं। तो 10⁻⁻⁴ मीटर्स तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे लंबी जो है यानी कि लेंथ वो अप टू 10⁻⁴ मीटर्स। तो ये लेंथ हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स मेजर कर सकते हैं। बट अब जब हमने देखा तो इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर ये वाली लेंथ, मान लो हमारे पास एक स्केल है, उस स्केल में जो एक लाइन होती है
तो वो मिलीमीटर हुई, उससे थोड़ा कम हम देख सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके लिए फिर हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, इससे जो छोटी लेंथ्स होंगी वो कैसे हम मेजर करेंगे, या उससे बड़ी लेंथ्स। तो जो सबसे छोटी लेंथ है इट इज प्लैंक लेंथ। तो प्लैंक लेंथ जो है, तो जो सबसे छोटी लेंथ हम देखेंगे विद इंस्ट्रूमेंट्स इट इज प्लैंक लेंथ 10⁻⁻35 मीटर्स। तो ये प्लैंक लेंथ होती क्या है इसे मैं अभी एक्सप्लेन कर लूंगा। प्लैंक लेंथ क्या होती है, जो सबसे छोटी लेंथ होती है। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हम इतना ही मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इससे बढ़ी जाएंगे तो ये हुई माइक्रो वर्ल्ड की। तो माइक्रो वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे लेंथ की, तो वो होती है 10⁻26। ये क्या होती है, रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। तो रेडियस ऑफ यूनिवर्स कितनी है, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ यूनिवर्स। तो ये हुआ हमारा लिमिट। तो इन स्केल्स में बहुत ज्यादा फर्क आता है। मान लो ये 10⁻⁻35 तो 10⁻26 एक ह्यूज स्केल का फर्क आता है। तो इसी तरह जो हमारा टाइम है, सबसे छोटा टाइम जो हम मेजर कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स इट इज अ ब्लैंक ऑफ आई। तो ब्लैंक ऑफ आई कितने टाइम में होता है, 10⁻⁻1 सेकंड्स। तो यहां ब्लैंक ऑफ द आई, तो ब्लैंक ऑफ आई की वक्त क्या होता है, सारा जो है मतलब काम हम कुछ देख नहीं पाते हैं ब्लैंक ऑफ आई के जो ड्यूरेशन, मतलब जो भी ड्यूरेशन होगी ब्लैंक ऑफ आई के दरमियान, तो कुछ नहीं देखते हैं। और इसी वक्त साइमल्टेनियसली हमारा ब्रेन जो है वो भी काम करना छोड़ देता है। तो ये हुई सबसे स्मॉलेस्ट टाइम, यानी कि ब्लैंक ऑफ द आई, जो हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स मेजर कर सकते हैं अप टू कितना, 10⁻7 सेकंड्स। तो यहां तक ये मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि यहां तक तो हम मेजर कर सकते हैं 10⁻7 सेकंड्स तक विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। मगर अगर हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी वाली टाइम है इट इज प्लैंक टाइम विच इज 10⁻⁻44 सेकंड्स। तो ये हुई एंड एज ऑफ द, जो हमारी सबसे लार्जेस्ट टाइम होगा, लॉन्गेस्ट टाइम इट इज 10⁻17। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है इट इज 10⁻17 एज ऑफ द यूनिवर्स, या 13.2 बिलियन ईयर्स, इट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो हमारा मकसद था, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हम कितना मेजर कर सकते हैं। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हम ये वाली स्केल्स मेजर कर सकते हैं, विद इंस्ट्रूमेंट्स हम ये स्केल्स भी देख लेते हैं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स विद इंस्ट्रूमेंट्स हम ये स्केल्स भी देखते हैं। तो इनमें एक ह्यूज डिफरेंस आता है। और ये जो हमारी स्केल है दिस इज द स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो ये स्केल हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम आता है, मतलब यहां पे जो एक्सप्लेन करना था इट इज प्लैंक लेंथ एंड प्लैंक टाइम। तो प्लैंक लेंथ होती क्या है, जो हम सबसे, या प्लैंक लेंथ या प्लैंक टाइम जो है ये वाला टाइम। तो सबसे जो मतलब आज तक जो ऑब्जर्व टाइम है, मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया है इट इज 10⁻21 सेकंड, 10⁻21 सेकंड विच इज कॉल्ड ज़ेप्टो सेकंड। तो ज़ेप्टो सेकंड तक हमने मेजर किया है। यहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं कि 10⁻⁻44 सेकंड्स इट इज द प्लैंक टाइम विच वी हैव टू मेजर। तो हम इसे मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जहां तक अभी तक ऑब्जर्व जो हमने किया है इट इज द ऑब्जर्व्ड है ज़ेप्टो सेकंड, यहां तक हमने टाइम मेजर किया। तो अब रही प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ जो होती है वो फंडामेंटल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट का होल क्यूब। तो ये इसके बराबर होता है। यानी कि असल में अगर हम एटॉमिक स्केल पे जाएंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वहां ना मास रहेगी, ना लेंथ रहती है और ना ही टाइम। तो वहां फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो ये अगर हम इसके वैल्यूज प्लग कर लेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें मालूम है 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10⁻⁻11 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 10⁻9। तो जब हम इसे इसमें प्लग कर लेंगे तो ये होता है 1.616255 इन ब्रैकेट 18 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स। तो ये जो वैल्यूज है ये वेरी होते हैं। तो ये सबसे छोटी लेंथ है, यानी कि जिसे हमें मेजर करना है विथ इंस्ट्रूमेंट्स, वो इसके बराबर होती है, क्योंकि यही एटॉमिक स्केल में यही प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही फंडामेंटल कांस्टेंट्स रहते हैं। तो इसी के साथ जो प्लैंक टाइम होता है, वो प्लैंक टाइम क्या होता है, प्लैंक लेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो अगर हम इसे मेजर करेंगे प्लैंक टाइम, तो प्लैंक टाइम क्या होता है? इट इज प्लैंक लेंथ, दैट इज प्लैंक्स लेंथ डिवाइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। प्लैंक है कि एटम और न्यूक्लियर की स्केल तो 10 रेज़ टू पावर -8 टू 10 रेज़ टू पावर -10 की स्केल है। तो मेजर स्मॉल साइजेस, मान लो हमें एक मॉलिक्यूल दिया है, इसका साइज जो होता है 10 रेज़ टू पावर -8 मीटर टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। तो एक मॉलिक्यूल की साइज इतनी होती है। तो इसे मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? मान लो अगर हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है, क्या वो इसे मेजर कर सकता है? तो मॉलिक्यूल की साइज जो है, लेंथ मान लो इतनी लेंथ होती है, माइक्रोस्कोप क्या इसे मेजर कर सकता है? बट हमें पता है कि माइक्रोस्कोप कौन सा पोर्शन यूज कर रहा है? विजिबल पोर्शन। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 400 यानी 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर्स टू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर्स। तो जो माइक्रोस्कोप है वो इतना साइज रिजॉल्व कर सकता है, पर जो मॉलिक्यूल की साइज है वो इससे छोटी है। तो माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप के साथ, मतलब माइक्रोस्कोप जो विजिबल पोर्शन पे काम करेगा उससे हम इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये इसे रिजॉल्व नहीं कर सकता, ये हमें सेपरेट इसे नहीं दिखा सकता है। तो बट हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो वेव ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन शोज वेव बिहेवियर। तो इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर दिखाता है, तो इसकी वेवलेंथ होगी, तो जो इसकी वेवलेंथ होती है लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज 0.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। तो क्योंकि लिविस डुब्राय ने हमें यह बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो है 0.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोस्कोप को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे बनाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम कौन सा साइज देख सकते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने देखा कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हम कितना मेजर कर सकते हैं। विथ इंस्ट्रूमेंट्स हमने भी यही देखा कि ऑन लार्ज स्केल्स हाउ मच वी कैन मेजर, ऑन स्मॉल स्केल्स हाउ मच वी कैन मेजर। तो फिर हमने कहा कि मॉलिक्यूल की जो साइज है वो इतनी होती है। तो अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसे यूज करेंगे कि हमें मॉलिक्यूल उसका साइज देखना है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर साइज आर इन दिस रेंज एंड माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल पोर्शन व्हिच हैव अ वेवलेंथ ऑफ दिस इन दिस रेंज। तो ये जो रेंज है इसमें ये नहीं देख सकते हम, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को शो किया। वेव बिहेवियर से हमें ये मिला कि उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर पे एक माइक्रोस्कोप बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो उससे हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स की साइज देख सकते हैं। तो इस तरह से साइंस ने इसे डेवलप किया आगे आगे। तो सबसे पहले हमें डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने कहा था कि जो भी मैटर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बनी हुई है। तो उसके मुताबिक एटम सबसे छोटी चीज थी, मतलब डाल्टन के मुताबिक कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डाल्टन ने इसे स्टार्ट किया था कि एटम मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यानी कि जो अनब्रेकेबल है, इसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल है। तो जो भी हमारी मैटर है, मतलब मान लो मैटर जो है तो वो बनी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। मान लो आयरन के एटम्स होंगे, सारे आयरन के एटम सेम होंगे, गोल्ड के सेम होंगे, बट गोल्ड और आयरन के तो अलग अलग होंगे। मतलब आयर जो है, मतलब ऑक्सीजन के एटम्स उससे अलग होंगे। तो जो भी मैटर बनी है, चाहे सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे,
प्लाज्मा होगा या बोसन-स्टाइन कंडेंसेट होगा, तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बने होंगे। तो डाल्टन के मुताबिक ये सबसे छोटा हिस्सा था, मतलब कि मैटर इस चीज की बनी होती है कि इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। पर लेटर ऑन देखा गया कि जो एटम होती है, एटम तो खुद और पार्टिकल्स की बनी होती है। तो एटम में देखा गया ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, प्रोटॉन की बनी होती है और न्यूट्रॉन की बनी होती है। तो डाल्टन की थ्योरी इसी के साथ रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसने कहा था कि इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। बट देखा गया कि एटम जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो सबसे पहले इनमें से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने देखा कि ये जो एटम है इसमें एक नेगेटिव चार्जड पार्टिकल है। तो इसने क्या देखा कि इसमें एक नेगेटिव चार्जड पार्टिकल है, उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन। तो जब उसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, तो उसे लगा कि मैं एक स्ट्रक्चर बना लूं एटम का। तो सबसे पहले उसने कोशिश की कि मैं एक स्ट्रक्चर दूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसने कोशिश की कि मैं इस एटम का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्जड पार्टिकल्स एटम में देख लिए। तो इसने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले ये एक प्रॉपर्टी देख रहा है कि जो एटम है, एटम एज ए होल एज न्यूट्रल, एटम एज होल इज न्यूट्रल। तो ये जो एटम है ये तो न्यूट्रल है। हमें पता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि जो चार्जेस होते हैं वो ऐड होते हैं, जस्ट लाइक द नंबर्स। तो उसको हम चार्जेस को ऐड कर लेंगे। तो इसने जब देखा कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, इसे लगा कि एटम में तो मैंने नेगेटिव चार्जेस देख लिए, बट इसमें पॉजिटिव भी होंगे। तो पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव भी है। तो जो नेट चार्ज हुई वो हुई 0। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देख रहा है एटम की कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन मैंने देख लिए नेगेटिव चार्जड पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर की कोशिश की तो इसने देखा कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर है। तो इसने एक मॉडल बनाया, इसने एक मॉडल बनाया कि एटम जो है उसे हम एक स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो एटम जो है, कोई भी एटम, वो एक स्फीयर की तरह है। तो थॉमसन को उसने जो मॉडल बनाया, उसने कहा कि एटम एक स्फीयर की तरह है। तो उस स्फीयर में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो इसकी साइज थी वो है 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी कि इसकी डायमीटर जो है स्फीयर की वो ली उसने 10⁻⁻10 मीटर्स। उसने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक पॉजिटिव चार्जेस है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक कॉलम्स इन द पडिंग। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जस्ट लाइक द सीड्स, दीज आर एम्बेडेड लाइक द कॉलम्स इन ए पडिंग। तो इस मॉडल को उसने कहा पॉलम पडिंग मॉडल, पॉलम पडिंग मॉडल। तो ये उसने बना दिया एटम का स्ट्रक्चर। किस वजह से? उसे लगा कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस तो सेम है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, बट पॉजिटिव आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। कितने साइज में 10⁻⁻10 मीटर्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक द कॉलम्स इन द पडिंग, यानी कि पॉलम पडिंग मॉडल। जैसे हम वाटरमेलन देख रहे हैं, उसमें जो रेड कलर का होता है उसे उसने कंसीडर किया ये पॉजिटिव चार्जेस है, और जो सीड्स होते हैं उसने नेगेटिव चार्जेस कंसीडर किया। सबसे पहले इसने कहा कि व्हाई इमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो जो एटम्स होते हैं उसमें से इमिशन ऑफ रेडिएशंस क्यों होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो सबसे पहले इसने अब एक और खूबी देखी कि पहले तो कहा न्यूट्रल है, अब दूसरी खूबी देखी कि इमिशन ऑफ रेडिएशंस क्यों होता है। तो इमिशन ऑफ रेडिएशंस उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहे हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अबाउट देयर मेन पोजीशन ऑसिलेट हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि अपनी मेन पोजीशन में आ रहे हैं, यानी कि इनकी जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो इनकी जो फोर्स होती है इट इज आल्सो नेगेटिव, यानी कि इट इज आल्सो नेगेटिव टाइम्स द मेन पोजीशन, यानी कि जो हमारे पास रहेगा इसकी एक्सेलरेशन या F इज इक्वल टू -x। जब हुक्स लॉ हम यूज करेंगे सिंपल लॉ, तो इसने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अबाउट देयर मेन पोजीशन ऑसिलेट हो रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इमिशन ऑफ रेडिएशंस देते हैं।
तो इसके मुताबिक अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल जाएगा, तो अगर हम अल्फा पार्टिकल इसमें से पास कर लेंगे तो वो स्मॉल डिविएशन शो करेगा, बिकॉज क्योंकि जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स होगी यूनिफॉर्म डेंसिटी की, जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो ये जो फोर्स दिखाएंगे वो वीक होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, वो कमजोर होगा। तो ये डिफ्लेक्शन यानी कि ये डिवेट होगी, ये अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन ये बहुत कम होंगी, क्योंकि अंदर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कमजोर होगा, क्योंकि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट लेटर ऑन हमने जब देखा तो इसने रदरफोर्ड ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल इसमें से जा रहा है वो डिवेट होता है और बहुत बड़े एंगल्स पे डिवेट होता है। तो इसने उस मॉडल को रिजेक्ट, मतलब ये मॉडल उस वजह से रिजेक्ट हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी, तो इसने पहले एक्सप्लेन किया एटम एज ए होल न्यूट्रल। सेकंड, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रेडिएशन कैसे होती है इमिट, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो इसकी है, यानी कि कहां पे ये गलत हुआ, तो लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये जो एटम स्टेबल क्यों नहीं है, इससे इसने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसने कहा कि हाउ पॉजिटिव चार्जेस, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड कैसे कर रही है, यानी कि इसने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ली, हाउ दिस पॉजिटिव चार्जेस होल्ड्स ऑन, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होल्ड रहेंगे नेगेटिव चार्जेस पे, तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो दूसरे जो लिमिटेशन है, इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस, it cannot explain anything। तो इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा। तो तीसरी जो लिमिटेशन इसकी थी, वो लिमिटेशन ये थी कि जब भी हम जो स्पेक्ट्रम देगा, यानी कि सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन होगा या उससे जो बड़े एटम्स होंगे, वो एक स्पेक्ट्रम देते हैं, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसने उसके बारे में, यानी कि जो स्पेक्ट्रम होगा, इस एटम्स का स्पेक्ट्रम हो, वो इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्ट्रम ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम्स और द अदर एटम्स, तो इसने उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। बस इसने ये कहा कि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, स्टेबिलिटी इसने एक्सप्लेन। तो इस वजह से हमने न्यू मॉडल्स, तो बड़े बड़े मतलब जो न्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए डेवलपमेंट शुरू की। तो एफर्ट्स वर मेड, तो बड़े बड़े एफर्ट्स दिए गए, जिस वजह से ताकि हमें कुछ तो स्ट्रक्चर मिले एटम का, ताकि हम इसे असल तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो ये था यहां तक थॉमसन मॉडल और विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हाउ मच वी कैन मेजर।